प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 की तैयारी के तहत एजुकेशन पेपर 2 ऑल्सो जनरल पेपर 1 में भी ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत टॉप क्वेश्चंस मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस फटाफट सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा विलंब न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है 1 नंबर पर, शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नांकित में कौन ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है? ए अनुभव की विधि, बी आगमनात्मक विधि, सी आगमनात्मक विधि निगमनात्मक विधि, डी किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज सेव्स टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर? ए मेथड ऑफ एक्सपीरियंस, बी इंडक्टिव मेथड, सी डिडक्टिव मेथड और डी है मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड ऑथोरिटी। इसमें ABCD का कौन सा सही ऑप्शन होगा वो चयन करना है। सीधा सा प्रश्न है कि हमें समय एवं प्रयास, टाइम एंड एफर्ट दोनों के लिए हमें कौन ऐसा होगा जो मितव्ययी होगा, जो हमें कम से कम करने की सलाह देगा। तो ये हमारे लिए हो जाएगा परामर्श की विधि। किसी प्राधिकारी से, जो हमारा ऑथोरिटी है, जो हमारा कंसल्टिंग बॉडी है, उससे हम यदि ले लें तो हमें ये सुविधा मुहैया हो सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी की ओर होगा, मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड ऑथोरिटी। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। यह है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पर, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से संकेतित करता है? ए अवबोधन, बी स्पष्टीकरण, सी विवरण, डी अन्वेषण, ई व्याख्या। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट द इंटेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? ए अंडरस्टैंडिंग, बी एक्सप्लेनेशन, सी डिस्क्रिप्शन, डी एक्सप्लोरेशन, ई इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, कोई 3 कथन का 5 से चयन करना है। गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य यानी क्वालिटेटिव, यही है प्रश्न हमारा। तो अवबोधन, अंडरस्टैंडिंग इसमें चाहिए ही चाहिए, स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, विवरण की जरूरत नहीं है, अन्वेषण यह सही है, और व्याख्या। अवबोधन यानी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? A, D और E। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट है 3 पर, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीकों का क्रम सूचक मापनी पर उपलब्ध अनुसंधान डाटा का विश्लेषण करने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ए चतुर्थक विचलन, बी छात्र का टी-टेस्ट, सी शतमक श्रेणी, डी काई स्क्वायर परीक्षण, ई स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मे बी सक्सेसफुल इज टू एनालाइज रिसर्च दैट अवेलेबल ऑन ऑर्डिनल स्केल ओनली? ए क्वार्टाइल डेविएशन, बी स्टूडेंट टी-टेस्ट, सी परसेंटाइल रैंक्स, डी काई स्क्वायर टेस्ट, ई स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड। इसमें भी आपको कोई 3 कथन का चयन करना है। सीधा सा है प्रश्न, आपको पूछ रहा है कि क्रम सूचक मापनी यानी कहीं ना कहीं हमारा ऑर्डिनल स्केल से रिलेटेड है। ऑर्डिनल स्केल, तो इसके अंतर्गत में जो सांख्यिकी टेक्निक है उसको कौन कौन से हमारा आएगा? 5 दिया गया है, कोई 3 का ही हमें चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब चतुर्थक विचलन, और छात्र का टी-टेस्ट यहाँ नहीं होगा। शतमक श्रेणी यानी परसेंटाइल रैंक, यह भी सही है, ए सी, और डी नहीं होगा काई स्क्वायर। स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड, ए सी और ई, जो ऑप्शन आपको बी की ओर है। सही आंसर का मिलान है।
4 नंबर पर है, एक चर जो संभावित रूप से एक शोध अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करता है लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा और नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसे इस रूप में जाना जाता है। ए गुणवाचक चर, बी भ्रामक चर, सी परिनियामक चर, डी सहवर्ती चर। इंग्लिश है, ए वेरिएबल व्हिच पोटेंशियली इन्फ्लुएंसेस द आउटकम्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी बट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड कंट्रोल्ड is known as A attribute variable, B confounding variable, C moderator variable और D है concomitant variable। क्या होगा? तो कहीं ना कहीं यह कह रहा है कि यह इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, तो ये हमें confounding variable। भ्रामक चर, भ्रम पैदा करने वाला है, ऑप्शन बी की ओर है, कॉन्फाउंडिंग। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 5 पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक गुणात्मक शोध अध्ययन के इरादे को इंगित करता है? ए व्याख्या, बी पूर्वानुमान, सी अन्वेषण, डी आकलन। इंग्लिश है, which of the following terms best indicates the intent of a qualitative research study? A explanation, B prediction, C exploration, D estimation। गुणात्मक शोध के इरादे को, सीधा सा सवाल है कि कौन सा एक शब्द है जो इसे इंगित करता है, तो ये हो जाएगा क्या? अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन सी की ओर सही आंसर का मिलान है। चलिए 6 नंबर पर है, एक प्रायोगिक अध्ययन में एक स्वतंत्र चर जिसमें अन्वेषक ने अपनी इच्छा से बदलाव किया है को तकनीकी रूप से जाना जाता है। ए अस्फुट चर, बी व्यातिकारी चर, सी परिमार्जक चर, डी उपचार चर। इंग्लिश है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी व्हिच इज मैनिपुलेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर एट हिज विल इज टेक्निकली नोन एज ए कंफाउंडिंग वेरिएबल, बी इंटरफेयरिंग वेरिएबल, सी मॉडरेटर वेरिएबल, डी ट्रीटमेंट वेरिएबल। सही विकल्प का चयन करना है। अपनी इच्छा से, तो कहीं ना कहीं उसका क्या हो रहा है? उपचार किया जा रहा है, उसका क्या हो रहा है? ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट वेरिएबल। ऑप्शन डी की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है, शोध में निम्नांकित में से किन चरणों में आईसीटी समर्थन के विनियोजन की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक है? ए समस्या प्रतिपादन, बी परिकल्पना निर्माण, सी प्रदत्त संकलन, डी प्रदत्त विश्लेषण, ई प्रदत्त निर्वचन। इंग्लिश है, द स्कोप फॉर इम्प्लाइंग आईसीटी सपोर्ट इज रिलेटिवली मोर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च? ए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, बी हाइपोथेसिस मेकिंग, सी डाटा कलेक्शन, डी डाटा एनालिसिस, ई डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें कोई दो स्टेटमेंट का चयन करना है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से कौन है जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रिलेटेड है, या ज़्यादा इसमें सहयोग करने की गुंजाइश है, इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो है सभी में, पांचों में है, ABCD सभी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें डाटा में ज़रूरत होती है, डाटा। तो वो है डाटा आपका कलेक्शन करने के लिए, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस, इन दोनों में सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी सी एंड डी ऑप्शन कहाँ है? 3 की ओर है, ये रहा। देखा जाए सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन
8 की ओर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ए है अभिकथन ए, एक शोधकर्ता को सभी चरणों में नैतिक और आचार संबंधी मानकों को चोट पहुंचाए बगैर कोडल औपचारिकताओं का पालन करना होता है। तर्क है रीजन आर, हालांकि प्रदत्त संग्रहण, प्रदत्त विश्लेषण और प्रदत्त के विवेचन व्याख्या के संदर्भ में आचार संहिता की दृष्टि से आघात पहुंचाने की पर्याप्त गुंजाइश है। इसका इंग्लिश है assertion A researcher has to observe codal formalities all the stage without scope and leeway for offending moral and ethical norms. रीजन आर कह रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन देयर इज हाउएवर एज कंसिडरेबल स्कोप ऑफ बीइंग इथिकली वल्नरेबल। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, कौन सा होगा सही आंसर? तो शोधकर्ता को सभी चरणों में, जैसा कि नेक्स्ट पेज में, अगले पेज में हम लोगों ने देखा कि सभी चरणों में नैतिक और आचार संबंधी मानकों को चोट पहुंचाए, यानी नैतिक और आचार संबंधी सभी में है। तो कह रहा है प्रश्न कि चोट पहुंचाए बगैर कोडल औपचारिकताओं का पालन करना होता है, बिना चोट पहुंचाए हुए। ये कथन पूर्णतः सत्य है, यहाँ डाउट नहीं है। रीजन कह रहा है हालांकि प्रदत्त संग्रहण, प्रदत्त विश्लेषण और प्रदत्त के विवेचन व्याख्या के संदर्भ में आचार संहिता की दृष्टि से आघात पहुंचाने की पर्याप्त गुंजाइश है। यहाँ इसे छेड़छाड़ की जा सकती है, गुंजाइश है। तो कहीं ना कहीं हमारा रीजन भी सही है। और यहाँ बिकॉज लगाकर यदि देखा जा रहा है तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ए की ओर। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर, एक शोधकर्ता अपने अध्ययन के अंतर्गत निराश्रित चर के संभव प्रभाव जांचने एवं आकलित करने हेतु एक निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग करता है। परीक्षण से मिले प्राप्तांकों का वितरण ऋणात्मक विषमता वाला है। इसके आधार पर परीक्षण के कठिनाई स्तर के बारे में कौन सा कथन दिया जा सकता है? ए, परीक्षण अत्यंत सरल है। बी, परीक्षण अत्यंत कठिन है। सी, परीक्षण ना तो सरल और नहीं कठिन है। डी, परीक्षण सरल है और इसके सामान्यीकरण की जरूरत है। इंग्लिश इसकी है ए रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट्स एन अचीवमेंट टेस्ट टू असेस एंड इंडिकेट द पॉसिबल effect of an independent variable in his her study. The distribution of a scores on the test is found to be negatively skewed. On the basis of this, what can be started with regard to the difficulty level of the test? A, the test is very easy. The test is very difficult. C, the test is neither easy nor difficult. D, the test is easy and needs normalization. इसमें सही क्या हो जाएगा? जब कभी देखा जाए कि परीक्षण से मिले प्राप्तांक का वितरण जो हमारा इस वितरण का है वह निगेटिविटी में आवे, यह ऋणात्मकता में आ रहा है, तो यह जो हमारा लेवल है एग्जाम का जो है वह कहीं ना कहीं इजी है। यह परीक्षण जो है अत्यंत सरल है, वही धनात्मकता की ओर रहे तो वह हमारा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी लेवल हो जाएगा। वह टेस्ट जो है वह वेरी डिफ़िकल्टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए की ओर है। परीक्षण अत्यंत सरल है। द टेस्ट इज वेरी इजी। ऑप्शन ए सही आंसर का मिलान है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर निम्नलिखित प्रदत्त सूची से उन विशेषताओं को संसूचित करने वाले कथनों को चुनिए जो गुणात्मक शोध प्रतिमान से संबंधित है। ए, यह शोध प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं के अवरोध से संबंधित है। बी, यह चरों के मध्य संबंध स्थापित करने की ओर अग्रसर होता है तथा मापित सामाजिक तथ्यों से परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करता है। सी, यह वास्तविक परिदृश्य में संचालित होता है जो आधार सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है तथा शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक है। डी, यह प्रक्रिया से संबंधित है न कि परिणाम या उत्पादों मात्र से। ई, यह सार्वभौमिक संदर्भ रहित सामान्य कर्म के प्रतिपादक का प्रयास करता है। इंग्लिश है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म। द रिसर्चर इज कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमेना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव. It seeks to establish relationships among variables and explain the causes of change in measured social facts. ये है यहाँ भी कह रहा है it is conducted in actual setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument. सी कह रहा है it is concerned with the process rather than simply with outcomes of product. डी कह रहा है it attempts to establish universal construct free generalization. क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको ABCD दिया गया है, कोई 3 का चयन करना है। यह शोध प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं के अवरोध से संबंधित है। चूंकि यह गुणात्मक शोध को पूछा जा रहा है तो उसके परिप्रेक्ष्य से अवरोध से घटनाओं के अवरोध से संबंधित यह कथन आपको सही है। चले नेक्स्ट चले। यह चरों के मध्य स्थापित करने की ओर अग्रसर होता है तथा मापित सामाजिक तथ्यों से परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करता है। यह व्याख्या नहीं करता है परिवर्तन के कारण। बी हमारा कैंसिल अगर ये सही है। चलिए ये सही है तो आपको यहाँ बी कैंसिल और डी कैंसिल, और यहाँ ये बी कैंसिल है तो ये कैंसिल आपका सी हो जाएगा। ए सी और डी। सी कह रहा है यह वास्तविक परिदृश्य में संचालित होता है जो आधार सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है तथा शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक। सी सही है और डी भी सही है आपका। यह प्रक्रिया से संबंधित है न कि परिणाम या उत्पाद से, क्योंकि यह गुणात्मक पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। चलिए 11 पर है शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नलिखित में कौन ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 12 पर गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट असर्शन। ए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउज यू टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी एक्सटेनियस फैक्टर्स। रीजन है आर इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरनमेंट इज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल। हिंदी है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। कारण आर कह रहा है प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, कौन हमारा सही होगा? प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। बाह्य कारक जैसे लेबोरेटरी में हम सब कुछ वर्क कर रहे हैं और तेज आवाज़ आ रही है तो खिड़की दरवाजे बंद करके पर्दा खिसका करके बाहरी आवाज़ को खत्म तो नहीं लेकिन उसके प्रभाव को दूर किया जा सकता है। तो यह कथन सही है। रीजन कह रहा है प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है। एकदम सही बात है। जहां हमारा डाटा है उसमें जोड़ घटाव किया जा सकता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित जहां तक संभव हो उसे नियंत्रित कंट्रोल किया जा सकता है। तो रीजन भी हमारा सही दिख रहा है, एसर्शन भी हमारा सही है। यहाँ बिकॉज लगाकर देखा जा रहा है तो हमारा कारण भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है।
जब हमारा दोनों सही है और व्याख्या भी सही है तो ऑप्शन ए की ओर जा रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में है, तत्व का वह गुण जिसे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रतिदर्श भिन्न भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ए आंतरिक वैधता, बी अभिसारी वैधता, सी अपसारी वैधता, डी बाह्य वैधता। इंग्लिश है, द प्रॉपर्टी ऑफ डाटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स आइटम्स ऑब्जर्व्ड इन ए सिंगल रिसर्च सेटिंग refers to A internal validity, B convergent validity, C divergent validity और D है external validity। इसमें क्या कहा जाता है यही पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका external validity। ऑप्शन डी की ओर बाह्य वैधता। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द पर्पस ऑफ ए ब्लाइंड स्टडी इज टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फिगरिंग आउट what the experimental want। स्टेटमेंट 2 है, इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटर एंड द पार्टिसिपेंट्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन सोशल साइंस रिसर्च। हिंदी है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 कर रहा है, ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। कथन 2 है कि प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होता है। सही विकल्प क्या हो जाएगा ABCD में? ब्लाइंड स्टडी, जो प्रतिभागी वहाँ जाकर के कहीं अपना डाटा को एकत्रित करने में है, वहाँ कुछ और उसकी नज़र में आ जाता है तो वो होता है हमारा ब्लाइंड स्टडी के अंतर्गत। तो प्रतिभागी को वह पता नहीं देता है कि हम आपके ऊपर ही कुछ सर्च किया जा रहा है, तो प्रयोगकर्ता क्या चाहता है यह उसे बताया नहीं जाता। यह कथन पूर्णतः सत्य है। 1 हमारा सही है। 2 कह रहा है, प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया जो है वह सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान में सदैव लाभकारी होते। देखिए यहाँ सदैव जो है ये ऑलवेज, ये जो है बेनिफिशियल नहीं है, यह लाभकारी सदैव नहीं, हमेशा होना ही नहीं है, कभी कभी होगा कभी नहीं भी होगा। इसलिए कथन 2 हमारा कहीं ना कहीं गलत है। तो स्टेटमेंट 1 राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी की। यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पर, निम्नलिखित में से कौन परिमाणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के भाग है? ए सांस्कृतिक परंपराओं को समझना, बी चरों के बीच संबंधों की खोज, सी मानव संबंधों की व्याख्या, डी परिकल्पनाओं की पुष्टि, ई अन्य परिस्थितियों के परिणाम का सामान्यीकरण। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द following are parts of the purpose of quantitative research? A understanding of cultural tradition, B discovery of relationships among variables, C interpretation of human relationships, D confirmation of hypothesis, E generalization of result to other situations। अन्य परिस्थितियों के परिणाम का सामान्य कौन कौन से है? परिमाणात्मक का पूछा जा रहा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से भाग है, यही है। तो सांस्कृतिक परंपराओं, सांस्कृतिक जहाँ है तो ये आपका हो जाएगा गुणात्मक में, यानी क्वालिटेटिव। तो ए हमारा कैंसिल, ए कैंसिल, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बी इसमें भी है, डी इसमें भी है। चलिए बी को छोड़ दिया जाए, चरों के बीच संबंध की खोज करना, चर जो है वह परिमाणात्मक में आ गया। सी मानव संबंधों की व्याख्या, देखिए यहाँ फिर कह रहा है मानव संबंध है तो कहीं ना कहीं हमारा ये गुणात्मक हो जाएगा। तो सी कैंसिल, तो सीधा सा है हमारा डी हो जाएगा। परिकल्पनाओं की पुष्टि, ये जो हाइपोथेसिस हमारा है
इसका पुष्टि होना चाहिए। अन्य परिस्थितियों के परिणाम का अब सब जब कुछ हो जाएगा तब उसे हमें जनरलाइजेशन एंड रिजल्टेंट निकालना होता है, कंक्लूजन करना होता है। तो ई भी सही है, बी, डी और ई, ऑप्शन डी की ओर है। यह है सही आंसर का मिला। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एजुकेशन से PYQ के रूप में पूछा गया है और इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के अंतर्गत में इकोनॉमिक्स हो गया, आपको होम साइंस हो गया और एजुकेशन से तो है ही। ये कुछ सब्जेक्ट है, कॉमर्स से भी आपको ये रिसर्च में सेकंड पेपर में आते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण है, इसे नज़रअंदाज न करें। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए सेशन यही बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।